शारदा नाश्ते और दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी कि बहू सुमन आई। मुझे आवाज़ दे देती मम्मी, मैं भी आ जाती आपकी हेल्प करने। उसने मासूमियत और पूरी निष्ठा से कहा। तुम तैयार हो, ऑफिस जाना है ना? यहाँ मैं आराम से संभाल लूंगी। नई बहू के आने के बाद भी शारदा को रसोई में काम करना नहीं अखर रहा था। जैसे अब तक बेटों के लिए रसोई संभाली, अब बहू के लिए भी संभाल लूंगी। ऐसी विचारधारा के होते हुए भला परेशानी होगी भी क्यों? राघव की शादी हुए अभी 6 माह बीते थे। सुमन उसी की पसंद की लड़की थी, विजातीय थी, लेकिन सबको पहली मुलाकात में इतनी भा गई कि किसी और ने ना नुक्कर नहीं हुई। पिछले 3 महीने आराम से निकले थे। सुमन चुप ही रहा करती थी, बस हौले से मदद करने की पेशकश करती, जिसे शारदा अक्सर टाल दिया करती। पति अरुण टोकते, उसे भी अपने साथ लगाया करो काम में, वरना कैसे सीखेगी वो कुछ। पर शारदा का कहना था, जितनी देर मैं उसे समझाऊंगी उतनी देर में तो मैं काम निपटा भी लूंगी। और फिर उसके काम करने का ढंग मुझे ना भाया। मैंने टोका और उसे बुरा लग गया। बहुत सी बातें हो सकती हैं। ठीक भी था, औरतें ऐसी बातें मर्दों की अपेक्षाकृत बेहतर समझती हैं। अरुण ने पूरे जतन से ये घर बनवाया था, जिसे शारदा ने पूरे मन से सींचा था। शुरुआत में इस मोहल्ले में उन्हीं की 2 मंजिला इमारत थी। अब तो खैर कई घर बन गए थे। ऊपर की मंजिल पर एक किराएदार रखा था शुरू से। चलो सुमन, देर हो रही है, राघव ने आवाज लगाई। मम्मी खाने का डब्बा। शारदा ने सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसा। फिर राघव सुमन को खाने के डब्बे थमाए। अरे वाह, आज मूली के परांठे, बहुत मन था यही खाने का। राघव खुशी से नाश्ता करने लगा। तभी सुमन भी आई। आज मूली के परांठे? पर राघव, तुम तो कह रहे थे कि आज पोहा खाओगे, मम्मी को बताया नहीं था क्या? सुमन ने साफ गोई पर शारदा का मुंह उतर गया। उसने राघव की और इशारे से सुमन को मना करते हुए भी देख लिया। चुप। सुमन सुमन चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लग गई। अपने अपने डब्बे लिए दोनों ऑफिस चल दिए। तुमने मुझे मना क्यों किया? मैंने ऐसा क्या कह दिया था? कार में बैठते ही सुमन ने प्रश्न किया। मम्मी ने इतने प्यार से मूली के परांठे बनाए और तुम हो कि पर पोहा खाने की फरमाइश तो तुम्हारी भी थी ना। और फिर वो माँ है, उन उनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मेरे मायके में मम्मी से बात करने में इतना नहीं सोचते। सुमन ने फिर मासूमियत से कह डाला, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। और फिर हम, हर घर का अलग होता है और हर व्यक्ति भी। किसी को जल्दी बुरा लगता है, कोई संवेदनशील होता है तो कोई नहीं। सुमन ने अक्सर गौर किया था कि राघव अपने घर वालों के समक्ष अलग ही इंसान था। शारदा से पहले राघव का जो बिंदास व्यवहार उसे भाता था, वह अब नहीं दिखता था। पहले राघव कितना स्पष्ट वक्ता था। जो बात सही है उसे कहने में उसे जरा हिचकिचाहट नहीं होती थी। सुमन की अपनी आदत भी ऐसी ही थी, सो दोनों की खूब घुटने लगी थी। लेकिन शारदा के बाद राघव बातों में दबे ढके कहते, कमरे में कुछ कहता और बाहर निकल कर कुछ और ही कहने लगता। पिछले हफ्ते की बात है, जब राघव ने अपने वाले सप्ताह में दोनों के कहीं घूमने चलने का कार्यक्रम बनाया। कमरे के बाहर आए और मम्मी ने पहले ही कह डाला, अगले हफ्ते गांव चलने का मन है बहू को लेकर। अगर तुम लोगों का कोई और कार्यक्रम नहीं है तो चल सकते हैं, वैसे कोई खास बात नहीं है। कुछ और कार्यक्रम हो तो फिर कभी चले जाएंगे। नहीं मम्मी, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, चलते हैं गांव। राघव का उनके उसके कहना सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया उस रात। सुमन का मन था कि गांव चलना तो चलो, पर मम्मी को तो दो कि आपके लिए हमने अपना कार्यक्रम रद्द किया है। ऐसे ही जब कभी सुमन राघव का कोई काम करने लगते, मसलन उसके लिए कुछ खास पकाना या फिर उसकी अलमारी ठीक करना, तो शारदा फौरन वहां आ पहुंचती। तुम रहने दो, मैं ही हमेशा से करती आई हूँ। तुम्हें पता भी नहीं क्या कहाँ रखा है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सुमन को अभी तक लगता था कि इस घर में वह एक मेहमान है। उसकी कोई भागीदारी नहीं थी गृहस्थी में। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं वर्किंग हॉस्टल में रह रही हूँ। सुबह अपना काम समेट कर ऑफिस जाओ, शाम को लौट कर मैस में खाना खाकर सो जाओ। लगता ही नहीं कि मैं शादीशुदा जीवन बिता रही हूँ। सुमन राघव से कभी कभार शिकायत भी किया करती,
पर राघव उसकी बात को अक्सर मजाक में उड़ा देता। साथ ही निश्चिंता से सोते हुए राघव को देख सुमन को विश्वास हो जाता कि गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव केवल स्त्रियों के भाग्य में लिखे हैं। पुरुष तो शादी के बाद भी कुंवारे जीवन की लापरवाहियों का आनंद उठा पाते हैं। आज सुमन बहुत खुश थी। आज एक अरसे बाद वह घर में अकेली थी। उसे फौरन शादी से पहले वाली अपनी मनपसंद टी शर्ट निकाली, साथ में जीन्स पहने और ड्राइंग रूम में पसर कर टीवी देखने बैठ गई। फ़ोन पर ऑर्डर कर पिज्ज़ा मंगवा लिया। एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर सुमन टीवी देखने में मगन थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक पड़ी। सिर उठाकर देखा तो सामने शारदा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी। सुमन इसलिए कि अचानक शारदा कैसे प्रकट हो गई, और शारदा सुमन के कपड़े देखकर, मम्मी आप, पर आप तो शादी में गई थी ना। मेरे पास एक चाबी होती है दरवाजे की, कुछ काम से घर आना पड़ा, अभी फिर जाना है। शारदा के असहजता ने सुमन को अपने कपड़ों के प्रति और भी सचेत कर दिया। वह तुरंत अपने कमरे में भाग गई। शारदा ने एक गिलास पानी पिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। जब सुमन कपड़े बदल कर आई, शारदा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो कहते हुए चली गई। सुमन का सारा उत्साह काफुर हो गया। वह बुझे से दरवाजे की चटकनी लगा टीवी देखने लगी। एक सप्ताह बाद सुबह नाश्ते के पश्चात शारदा ने राघव और सुमन को अपने कमरे में बुलाया। मैं सोच रही हूँ ऊपर की मंजिल किराए पर ना देकर तुम दोनों को वहां शिफ्ट कर दिया जाए, कैसा रहेगा? यह अप्रत्याशित प्रस्ताव से दोनों हैरान रह गए। एक दूसरे की तरफ ताकते हुए पूछने लगे, क्यों, कोई खास कारण नहीं? बस यूं ही। तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं? सो सोचती हूँ हमने अपनी गृहस्थी संभाली है, अब तुम अपनी संभालो। ऊपर नीचे रहने से पास के पास बने रहेंगे, जरूरत में एक दूसरे के काम आएंगे और अपनी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। आखिर जहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको वही है अपना घर। कहते हुए शारदा अपनी अलमारी की सफाई में व्यस्त हो गई। कुछ पल वहीं बैठे राघव और सुमन अपने कमरे में चले आए। दोनों ने विचार विमर्श किया। अपनी गृहस्थी स्वयं स्वयं संभालने में काम तो अवश्य बढ़ेगा, किंतु आज़ादी भी होगी। जब चाहे मित्रों मित्रों को घर बुला लो, कुछ भी पकाओ खाओ, या फिर बस बाहर से ऑर्डर कर दो। घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए घर का खाना तो बनाना ही पड़ता है। नज़दीक रहने से उनका ध्यान भी रखा जा सकेगा। हर तरीके से यह प्रस्ताव जच रहा था, किंतु माँ को अचानक क्या हुआ? राघव अब भी हैरत में था। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अकेले में पूछ कर देखो, सुमन ने राघव से स्वीकृति मांगी। एक शाम चाय पीते हुए जब सुमन और माँ घर में अकेले थे, तो सुमन ने मौका पा पूछ लिया, माँ, आपने हमें अलग करने का निर्णय क्यों लिया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुमने ऐसा क्यों लगा? मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ, पर मेरा कहना गलत भी नहीं। तुम्हारा भी मन करता होगा अपने तरीके से घर सजाने का, अपने तरीके से रसोई पकाने का। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं अपनी गृहस्थी को लेकर, उन्हें पूरा करने का सही समय है। फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो पूरी तरह व्यस्त हो जाओगे। अच्छा है कि तुम भी अपना घर बनाने की सुखद अनुभूति ले लो। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, अपने मन की कोई भी बात तुम मुझसे बांट सकती हो सुमन, और तुम्हारी सहायता मैं ही कर सकती हूँ, तुम्हारी कोई सहेली नहीं। इतना कहते हुए वे उठकर रसोई में चली गई। उधर शारदा रात के खाने की तैयारी करने में उलझ गई, और इधर सुमन विचारों के ताने बाने में उलझी सोचती रही कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। दिनों के क्रमों को उल्टा फिराते हुए वह उस दिन तक पहुंच गई जब सब शादी में गए हुए थे, और वह टी शर्ट व जीन्स पहने अपनी सहेलियों को एक पत्र में मन की बात लिख रही थी। तभी शारदा आ गई थी, और सुमन अपना अधूरा पत्र वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ कपड़े बदलने अपने रूम में चली गई। जरूर माँ ने वह पत्र पढ़ लिया होगा। सुमन को बहुत लज्जाजनक प्रतीत होने लगा, लेकिन यह शारदा की उदारता रही कि उन्होंने फिर इस विषय में नहीं छेड़ा। पूरा साथ निभाते हुए दोनों को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट करवाया। शुरुआती कुछ दिन गृहस्थी बसाने में मदद की, यहाँ तक कि रसोई पकाने में भी सहायता की। फिर धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या में खो गए। आज सुमन और राघव ऊपर की मंजिल में रहते हुए सारे काम खुद ही संभालते हैं, लेकिन साथ ही पूरी आज़ादी भी मिली। अब सुमन और राघव पहले से अधिक जिम्मेदार हो गए हैं। अपने घर के साथ साथ माँ पिता के घर की भी कुछ जिम्मेदारियां, जैसे बिल जमा करवाना, सब्जी लाना,
आदि संभालते हैं। सुमन को जैसा राघव पसंद आया था, अब घर में वह वैसे ही रूप में दिखता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी निभ रही थी। शारदा ने एक कदम से आज सुमन उनके और भी करीब है। वह अक्सर सोचती है, कितना सही कहा था उन्होंने, जहाँ अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सको वही है अपना घर। और उसका अपना घर बनाने और बसाने का पूरा श्रेय वह शारदा को देती है। राधे राधे। आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।